हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछली लेक्चर हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट का, उसमें हम लोगों ने देखा था समता एवं समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। जो आज का ये सेशन आया है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, ये भारतीय संविधान जो है यह एक ऐसा पार्ट है संविधान का, ये जो पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए अगर ये स्वतंत्रता ना हो, उस व्यक्ति का ना तो सामाजिक विकास हो सकता है, ना तो आर्थिक विकास हो सकता है, और ना तो राजनीतिक विकास हो सकता है। स्वतंत्रता किसी भी देश की, कहा जाता है कि स्वतंत्रता किसी भी देश की आज़ादी का प्रतीक है। कहने का मतलब ये है, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 3 है, भाग 3 में निहित जो ये आर्टिकल है 1919 से 22 तक, अर्थात स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, इसमें बताया गया कितने प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए वे स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं जो संविधान में वर्णित हैं। टोटल फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में, एक व्यक्ति को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। उनमें से इस प्रकार से हम बताएंगे आपको, एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक। आज का जो सेशन है वह इतना इम्पॉर्टेंट है, यह सिर्फ प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं, बल्कि देश में रहने वाले उन समस्त नागरिकों के लिए आवश्यक है जो इस देश में रहते हों। और आर्टिकल 19 एक ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, यह विदेशियों के लिए नहीं है। अर्थात सबसे पहले तो ये है, जो इस सेशन को, जो इस क्लास को नए देख रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम लोग पढ़ रहे हैं आज संविधान का एक ऐसा पार्ट जहाँ से लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से इसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल ना पूछा गया हो। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग 4-5 लोग बैठकर कहीं पर डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पर, देश के लड़ाई के, देश की आज़ादी के लिए या अपने हक के अधिकार के लिए, इन सब का जो जिक्र किया गया है, हम कहीं पर घर जहाँ चाहते हैं, चाहे जहाँ बना सकते हैं, जम्मू कश्मीर में बना सकते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, भारत में कहीं भी घर बना सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी कंडीशन होगी जो हम चाहे जहाँ घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला हमको नहीं, आप कहाँ टहल। अगर ये सब आज़ादी ना होती, ये स्वतंत्रता ना होता, ये फंडामेंटल राइट ना होती, तो आज हम सब शायद गुलाम दास्ता की जकड़ियों में बंधे होते। यह एक ऐसा आर्टिकल है, कहने का मतलब है ये एक व्यक्ति को मृत से जीवित करता है। अर्थात ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? पहली है बोलने की स्वतंत्रता। कौन सी है? बोलने की स्वतंत्रता। अर्थात एक प्रकार से जो पत्रकार होता है, जो मीडिया होती है, वह भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही रिपोर्टिंग करती है। चाहे जिस व्यक्ति से आप जब मीडिया सवाल पूछती है, उसको भी एक अधिकार है कि वह व्यक्ति से सवाल कर सके। कोई लेखक जब किसी के ऊपर कमेंट करता है, उसको भी आज़ादी की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी को स्वतंत्रता है, वो भी आर्टिकल 19 में लिखी गई है। हम कोई गाना भी गाते हैं, देश के हित के लिए हो, या देश के कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे भी लोग अलग अलग तरीके से गाना बना कर डाल देते हैं। यह भी एक पिक्चर है, मूवी है। मूवी भी एक प्रकार से जो आती है वो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी आती है। लोग इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि जो मूवी आती है
कि मूवी में जब कोई गलत सीन आ जाता है, उसका जो बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड, वह पारित नहीं होने देता है। क्यों? सेंसर बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि किसी चीज़ को आप ऑडियो के माध्यम से सुनिए और किसी चीज़ को वीडियो के माध्यम से देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो वीडियो होता है वो व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इसलिए सेंसर बोर्ड के द्वारा भी इसको रोक दिया जाता है। लेकिन आज़ादी है मूवी बनाने की, किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 में वो स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिससे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का विकास हो सकता है। पहला है बोलने की आज़ादी, दूसरा है विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम अपने विचार को लोगों के बीच में रह सकते हैं। हम 15 अगस्त के दिन या किसी भी दिन हम चाहें तो स्पीच दे सकते हैं। देश के लिए उठाए गए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन सब में जब डिस्कशन हो, उन सब पे भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश ये गुलाम था, ये स्वतंत्रताएं हमको नहीं मिली थी। हम अपने मन की बात, अपने अधिकार की बात को नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, या जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब हम इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई। दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। यदि कहीं पर धरने पर आप बैठते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आप बैठ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो सम्मेलन होना चाहिए वो शांतिपूर्ण ढंग से, तथा साथ ही साथ वह हथियार के साथ नहीं, बिना हथियार के साथ आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। बड़े बड़े धरना होते हैं एसएससी के लेकर के, यूपीएससी को लेकर के, टीटी वैकेंसी के लिए या शिक्षक भर्ती के लिए, इसमें तमाम प्रकार की धरनाएं चल रही हैं, वो भी आर्टिकल 19 के तहत ही चल रही हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर क्या कर देते हैं, शांत को भंग कर देते हैं, तभी लाठीचार्ज होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम संविधान के दायरे में रह कर के काम करेंगे, यदि हम संविधान के दायरे में रह कर के काम करेंगे, तो कोई भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। अगर कोई भी पुलिस वाला, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपके इन अधिकारों को छीनता है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ये हम बता रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 एक ऐसा संविधान है, यह सिर्फ प्रतियोगी छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि देश में रहने वाले उन समस्त नागरिकों के लिए है जिनको अपना हक चाहिए, जिनको अपना अधिकार चाहिए। तो ये शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार जो दिया गया है, वह किस में दिया गया? आर्टिकल 19 में दिया गया है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पार्टियां बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर 10-20 लोग बैठ करके किसी मुद्दे पर डिस्कशन करने की स्वतंत्रता, वह भी आर्टिकल 19 में दिया गया है। भारत राज्य क्षेत्र में आप टहल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में टहल सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ पर ये लगेगा कि यहाँ पर घूमना आपके जीवन के लिए खतरा है, तो वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दूसरा है निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के आप किसी भी क्षेत्र में निवास आप कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। कोई भी व्यक्ति आजीविका अपनाने के लिए भी कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकता है, जिसको जो चाहे स्वेच्छा से अपने व्यापार कर सकता है। उसके लिए उसको क्या मिला है? एक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। आप चाहते हैं दुकान खोलना चाहते दुकान खोलिए, विद्यालय खोलना चाहते विद्यालय खोलिए, मदरसा खोलना चाहते मदरसा खोलिए। कोई भी बिजनेस करना आप चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में समाहित किया गया है। नेक्स्ट है कि इसमें ही था कि शिक्षा पाने का अधिकार, आर्टिकल 21 में है। इसमें एक और था पहले जो 7वां कटा, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार। लेकिन अब वह कानूनी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा करके क्या कर दिया गया? अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है ना। अर्थात इसमें
6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है बोलने की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की आज़ादी दी गई है। दूसरा है विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तीसरा है शांतिपूर्ण हथियार सहित ना रहित सम्मेलन, अर्थात हथियार ना लेकर के सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद है शांतिपूर्ण हथियार सहित सम्मेलन। नेक्स्ट है संगठन की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप टहल घूम सकते हैं, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। यदि आप रोकता है तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। इसके तहत आप हाई कोर्ट में 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट आप दायर कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पर आप मकान बनवाना चाहते हैं, कहीं पर आप रहना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ कोई प्रतिबंधित नहीं है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। कोई भी यदि आपको रोकता है कि आप इस क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं, वो आपके आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। आप चाहें तो उसको आर्टिकल 19 के अधिकार को दिखा करके अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमा रिट दायर कर सकते हैं। आप कोई व्यापार करना चाहें तो आप व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो आर्टिकल 19 था स्वतंत्रता का अधिकार में, जिसमें 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमने बताया। पहला था बोलने की आज़ादी, दूसरा था आप सम्मेलन करिए लेकिन हथियार को, तीसरा था संगठन बनाने की आज़ादी, चौथा था भारत राज्य क्षेत्र में आप आचरण कर सकते हैं, पांचवा था निवास करने का अधिकार, छठवां था आप आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यवसाय या बिजनेस कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 20 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के समय में संरक्षण, कौन कौन से ऐसे संरक्षण दिए जाते हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है। तो अपराध जब सिद्ध हो जाएगा, जब न्यायालय के द्वारा कह दिया जाएगा कि आप दोषी हो, तब आपको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, वह भी मौलिक अधिकार में समाहित है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध हो जाए कि यह दोषी है, तब कौन कौन से उसमें दिए गए। पहला पॉइंट आप दिया गया है कि व्यक्ति को वर्तमान में बने कानून के तहत सजा दी जाएगी, ना कि वर्तमान में बने कानून के तहत। पहला पॉइंट कहता है उस व्यक्ति को वर्तमान में बने कानून के तहत सजा दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के बने कानून के तहत सजा। कहने का मतलब जो कानून बना है उसी के तहत सजा दी जाए। मान लीजिए हम कोई अपराध कर दें, उसके पहले उसकी मान लीजिए सज़ा है 5 वर्ष की, लेकिन आज कोई नया कानून बन जाए तो वो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। मेरे ऊपर सिर्फ वही कानून लागू होंगे जो पहले बने हैं, ना कि बाद में बने कानून के तहत मुझको सज़ा मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक दोष के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान है, एक ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। पहला कहा जाता है कि एक व्यक्ति को वर्तमान में बने कानून के तहत ही सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के बने कानून के तहत। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक दोष के लिए व्यक्ति को एक ही प्रकार की सज़ा दी जाएगी, ना कि कई प्रकार की सज़ा। या तो आप उसको 5 साल की सज़ा है तो दंड। तीसरा पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि अपराध की प्रकृति जो है, यदि अपराध की जो प्रकृति है, अपराध की यदि प्रकृति यदि भिन्न भिन्न है तो सज़ा अलग हो सकती है। तो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की जो है उसको अपराध सिद्ध के समय में संरक्षण दिया गया। पहला क्या, उसको कहा गया कि व्यक्ति को वर्तमान में बने नियम और कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के बने कानून के तहत। दूसरा पॉइंट कहता है कि
एक दोष के लिए व्यक्ति को एक ही सज़ा दी जाएगी। लेकिन तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, यदि अपराध करने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो तो अपराध को एक अपराध के लिए अलग अलग सज़ा दी जा सकती है। ये 3 प्रकार का संरक्षण आर्टिकल 20 में इंक्लूड है। कोई भी व्यक्ति यदि जेल में बंद है उसको ये 3 प्रकार के जो है अधिकार दिए गए हैं। यदि आपको पहले और बाद में बने कानून के तहत सज़ा दी जाती है तो हमने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा किया जाता है कि एक दोष के लिए आप एक ही अपराध किए हैं, आपको अलग अलग प्रकार से दंड दिए जा रहे हैं, तब भी आप जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर आप कर सकते हो। आर्टिकल 20 के तहत या फंडामेंटल राइट के तहत व्यक्ति को एक प्रकार से ऐसा अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार का एक ऐसा अनुच्छेद जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं। यह एक ऐसा अनुच्छेद आर्टिकल 21 है जिसको पढ़ने से व्यक्ति की छोटी छोटी जो आवश्यकता है उन सब के बारे में हमें डिटेल पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हम रात को सो रहे हो, कहीं पर लाउड स्पीकर बजता हो, कहीं पर रात को हम सो रहे हैं और लाउड स्पीकर हमारे चारों तरफ बजता है, वह भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति का गरिमा एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीना ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ जहाँ जाएं आपको सिक्योरिटी मिले। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में 10-12 प्रकार की जो दी गई हैं स्वतंत्रताएं, कौन कौन सी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो हम जानेंगे कैसे मेरा अधिकार क्या है। अगर ये ना बताया जाए हमारे पूर्वजों के द्वारा कि हमारे महात्मा गांधी ये हैं, हमारे भगत सिंह ये हैं, अगर इन सब के बारे में हमें ना बताया जाए तो कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे कौन हैं। इसीलिए भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट है उसमें ये बताया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत, हम जब तक किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं सकते हैं। अगर एक एक पॉइंट को आप पढ़ लेंगे तो संविधान से ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि एग्जामिनर इससे बाहर, एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन दे दे। जितने टॉपिक्स को हम पढ़ाने चल रहे हैं, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, यह एक ऐसा टॉपिक है आर्टिकल 19 और 21 से क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट से, आपका एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मिस हो सकता है। जैसे अभी हमने आर्टिकल 19 पढ़ा, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन अगर हमसे पुटअप करें कि कोरोना काल के दौरान में कि किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो सकता है या स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपातकाल में ठीक है, लेकिन कोरोना काल में भी एक आर्टिकल को हमारा क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। कौन था? आर्टिकल 19, घूमने की स्वतंत्रता। हम लोग लॉकडाउन के समय में बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पुलिस लाठियां मार रही थी। कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 19। जब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये दो एक ऐसे हैं, 19 जो है यह आपातकाल में ये सरकार को जब लगे उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट वाली बात है कि 20 और 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 में पहला है विदेश जाने का अधिकार। क्या है? विदेश जाने का अधिकार, जिससे हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसमें है विदेश जाने का अधिकार। यदि आप विदेश जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें विदेश भ्रमण को मेनका गांधी को रोका गया था। वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। अर्थात यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, आपको कोई रोकता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, मेरी कॉल को रिकॉर्डिंग ना किया जाए, मेरे अकाउंट में रखे गए पैसे को पब्लिश ना किया जाए, पब्लिकली ना किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके उस डाटा को लीक करता है तो वह निजता के अधिकार को उल्लंघन करता है। आधार कार्ड से आप अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आधार कार्ड के माध्यम से आपके डाटा को सार्वजनिक किया जाता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। आपको कहीं पर एक कमरे में यदि बंद कर दिया जाए, आपको पानी ना दिया जाए, आपको खाना ना दिया जाए, आपको किसी से बोलने ना दिया जाए, तो वह भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई आप जुर्म किए हों, यदि आप कोई जुर्म किए हों तो पुलिस आपको सिर्फ रास्ते में आने जाने के लिए सिर्फ हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है, ना कि जेल के अंदर यदि आप बंद रहे तो आपको हथकड़ी का प्रयोग किया जाए। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला करता है तो वह आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 21 में हमने कहा कि वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को अपने अधिकार को लेने के लिए बताते हैं कि आपका अधिकार क्या है। जैसे फॉर्म निकलता है, ये फिक्स होता है कि आपको ये पद मिलेंगे, इस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो। कहने का मतलब बता दिया जाता है कि आपको ये करना है। अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो हमसे दूसरा काम करवाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आपने दिया गया है आर्टिकल 21, इसको में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम अपने अधिकार को जान नहीं पाएंगे। हमारे साथ लोग विश्वासघात करेंगे, हमारे साथ दुष्कर्म कर सकते हैं, हमको प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम फंडामेंटल राइट को जानते रहेंगे, अपने अधिकार को जानते रहेंगे, तो पुलिस वाला भी हमसे डरेगा, हमारे अधिकार को वह हनन नहीं करेगा अधिकार का। नेक्स्ट है जीविका अधिकार। मुझे जीवन जीने का खुद अधिकार है, वर चुनने का अधिकार है। हम अपने मनपसंद कन्याओं को अपने मनपसंद वर चुनने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में समाहित किया गया है। यदि कोई भी लड़की चाहे तो अपने मनपसंद लड़के के साथ, या कोई भी लड़का भी चाहे अपने मनपसंद लड़की के साथ विवाह कर सकता है, वो आर्टिकल 21 में समाहित है। जेल के दौरान मृत्यु के विरुद्ध के अधिकार है। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति का यदि जेल में मृत्यु हो जाता है, उसके लिए भी एक प्रकार से कहा जाता है कि उसको दवा नहीं दी गई, उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट अच्छे से इलाज नहीं कराया गया। यदि आप ऐसा होता है तब भी आप उसके जो घर वाले होंगे, परिवार वाले होंगे, वह याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक फांसी न देने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से चौराहे पर फांसी नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 21 कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाएगी तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए जब भी फांसी होती है, लाइट को बंद कर दिया, उसके ऊपर काला कपड़ा जाता, एकांत में फांसी दी जाती है, ना कि बीच चौराहे पर खड़े करके फांसी दी जाती है। नेक्स्ट, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। इसमें बहुत प्रचलन में चल रहा है। बिहार का एक बच्चा आयांश,
आयांश एक ऐसा बच्चा है जिसको 16 करोड़ की आवश्यकता है उसको जीने के लिए, अर्थात जो आयांश को चिकित्सा सुविधा पाने का जो अधिकार है वह भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। सरकार को जानना चाहिए जब फंडामेंटल राइट के अंतर्गत एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिला है तो उसको क्यों नहीं सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। तो आयांश बिहार सरकार या पूरे भारत सरकार की यह दायित्व है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 कहता है हर एक व्यक्ति को चिकित्सा सेवा पाने का उसका अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी सब हों देश के, सबका यह नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है उस व्यक्ति के जीवन को, उस बच्चे के जीवन को बचाया जाए, वह भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। नेक्स्ट है प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार। कहने का मतलब है हम ऐसे जल को पिएंगे जो प्रदूषण से मुक्त हो, अर्थात उसमें कीड़े ना पड़े हों, वह गंदा ना हो, दूषित जल ना हो। अगर ऐसा है तो वह एक जीवन जीने का या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके खिलाफ भी आप चाहें तो याचिका दायर कर सकते हैं। हर एक पॉइंट के लिए संविधान में प्रदत्त कानून बनाए गए हैं, यदि उसका आप उपयोग करोगे तो आप हमेशा अपने कार्य में अपने अधिकार को पाने के लिए हमेशा सफल रहोगे। जानना सब बहुत ज़रूरी है। ये अधिकार एक ऐसा है जो व्यक्ति को अपने अधिकार को पाने के लिए उसके अंदर एक शक्ति का प्रदान करती है। नेक्स्ट है अंडर ट्रायल से संरक्षण। नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चे को अपने सर्वांगीण विकास के लिए जो मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है वह भी आर्टिकल 21 में समाहित है। सांस्कृतिक जो विरासत हमारे हैं उनको तोड़ा फोड़ा ना जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, वह भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति के जीवन को ऐसे बनाने के लिए प्रदत्त अधिकार है जिससे व्यक्ति का जो है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास हो सकता है। तो आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें तमाम प्रकार की बातें बताई गई। पहली बात बताई गई विदेश जाने का अधिकार, आप विदेश का भ्रमण कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हम भी जाएंगे सनम, तुमको लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टहलिए घूमिए। निजता का अधिकार है, आपका व्हाट्सएप कोई ना चेक करने पाए, आपका पैटर्न कोई ना तोड़ने पाए, आपकी गैलरी में रखी फ़ोटो कोई सार्वजनिक ना करने पाए। यह भी सब जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। यदि आप किसी की फ़ोटो रखें छिपा करके, उस फ़ोटो को सार्वजनिक ना किया जाए, वो भी आर्टिकल किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला आपको जो है थाने में किसी कचहरी ले जाते समय या न्यायालय के समझ प्रस्तुत करते समय आने जाने रास्तों को छोड़ करके आपको कचहरी में या किसी भी थाने में या किसी भी जेल में आपको हथकड़ी के अंदर नहीं रखा जाएगा। जीविका का अधिकार है, किसी प्रकार से आप अपना जीविका चला सकते हो। जेल के दौरान मृत्यु हो जाती तब भी उसको आपको अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक फांसी न दिया जाए, ऐसा भी आपका अधिकार, आप कर सकते हो। आपकी फांसी की डेट निश्चित कर दी गई हो लेकिन वो फांसी सार्वजनिक कर दी जाती, ऐसा नहीं होगा कभी। चिकित्सा सेवा पाने का अधिकार है, जैसे कोरोना का टीका चल रहा, कोविड-19 का टीका लग रहा है, वह भी आर्टिकल 21 के तहत ही लग रहा है। अगर नहीं लगता तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। नेक्स्ट है अंडर ट्रायल संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत चीज़ों को पाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इस प्रकार से आर्टिकल 21 में बहुत सारे हमें अधिकार को दिए गए हैं। नेक्स्ट एक ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 22। ये था दोष सिद्ध के समझ में संरक्षण। एक ऐसा है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का आदेश। वो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी का आदेश क्या है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने से पहले अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का आदेश, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उनको कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ये आर्टिकल 21 में बताया गया। कहा जाता है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत
आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का जो आदेश है उसके तहत तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन सब के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसको भी कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। पहला है, यदि आपको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आपको पुलिस गिरफ्तार किस लिए की गई है, तो आर्टिकल 22 में है। दूसरा क्या है, ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन आने जाने के समय को छोड़ करके। यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आपको पुलिस वाला कोई पकड़ता है तो 24 घंटे आपके ज़्यादा आपको थाने में नहीं रख सकता है, वह 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो आपकी नज़दीकी जहाँ पर न्यायालय होगा वहाँ पर उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन यदि न्यायालय दूर है तो आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा है, ऐसे व्यक्ति को मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। वह चाहेगा तो अपने मनपसंद वकील को चुन सकता है और अपने मनपसंद वकील के अनुसार उस मुकदमा को लड़ सकता है। इस प्रकार से 2 प्रकार से व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाती है। पहला एक है निवारण निरोध अधिनियम। शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को बिना बताए जो 3 महीने तक रखा जा सकता है। अगर लगता है कि यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जाएगा बिना बताए। वो भी जब पुलिस को ये लगेगी यह व्यक्ति संदिग्ध है, ऐसे व्यक्ति को जब दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत करने के बाद ऐसे व्यक्ति को यह जानने का भी अधिकार होगा तो मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया था। ऐसे बहुत सारे केस थे। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले 1950 में एक केस आया। 1950 में जब एक केस आया तो उसमें बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह एक प्रकार से एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा कानून है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए इसका गलत मिसयूज हो सकता है। जैसे उसमें से कुछ ऐसे कानून थे, जैसे पहला था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के नाम से जिसे जाते हैं 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी आपातकालीन, उस समय जो इसका दुरुपयोग किया गया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम लोग मीसा के नाम से जानते हैं, यह भी निरसित है। दूसरा था विदेशी मुद्रा को संरक्षण करना एवं उसका तस्करी करना, यह अधिनियम 1974 में आया था। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे हम लोग रसुका के नाम से जानते थे, यह 1980 में था, लेकिन वर्तमान में निरसित का मतलब इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता हुआ तो इसको पुनः जारी किया जा सकता है। चौथा है राष्ट्रवाद निरोध अधिनियम, जिसे हम लोग टाडा के नाम से जानते हैं, यह 1985 में गठित हुआ, वर्तमान में यह भी निरसित है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद निरोध अधिनियम, जिसको हम पोटा के नाम से जानते हैं, 2002 तक था, उसके बाद से इसे निरसित कर दिया गया। कहने का मतलब ये 5 प्रकार की एक प्रकार से निवारक निरोध अधिनियम है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मीसा कब लागू किया गया था, 1971 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम कब, 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसुका 1980 में। आतंकवाद निरोध अधिनियम टाडा 1985 में। आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा 2002 तक। तो ये आर्टिकल 22 था। आर्टिकल 22 के अंतर्गत बताया गया
कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसको कितनी प्रकार से स्वतंत्रताएं दी जाएगी। तो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाले किसी घटना को घटित होने के पूर्व यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको 3 महीने तक जो है बिना बताए उसको रखा जाएगा। जब 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी, दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत करने के बाद उसको सब मिलेंगे क्या किस लिए गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उसको मनपसंद वकील चुनने का भी अधिकार होगा। ये मुख्य प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं ये कि पोटा रासुका क्या है, आतंकवाद निरोध अधिनियम क्या है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ये आपको सन याद करना है। मीसा 1971 में, 1974 में, विदेशी मुद्रा संरक्षण रासुका 1980 में, टाडा 1985 में और पोटा 2002 में लागू किया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो पार्ट था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन सबको यदि हम जान लें तो कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, चाहे वह कर्मचारी बड़े से बड़े कर्मचारी क्यों ना हो। लेकिन यदि हम इस सब चीज़ों को जानते नहीं हैं तो हम अपने अधिकार को ना सीखने की वजह से हमें बेवजह परेशान किया जाता है। अगर इन सब के बारे में हमें पता रहेगा तो कोई भी पुलिस वाला, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संविधान एक विषय नहीं है। संविधान जिस प्रकार से शरीर को संचालित करने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। वह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार में बताया गया है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम नहीं जानेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार, हमारे व्यक्तित्व का विकास, हमारा सामाजिक विकास, हमारा आर्थिक विकास, हमारा राजनीतिक विकास संभव नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20 दो सिद्ध के समय में संरक्षण, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 का एक है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 21 का में बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। जो हमारे चैनल को नए देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। फिर हम कहेंगे फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।